बागासराहन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के अंदरूनी हिस्से में बसा एक छोटा सा पहाड़ी गांव। भीड़ भाड़ से दूर, चारों तरफ घने देवदार के जंगल, ऊंचे पहाड़ और बीच में फैला ये बड़ा सा घास का मैदान। ऐसे नज़ारे हिमाचल में बहुत कम देखने को मिलते हैं। पहली नज़र में ये जगह खजियार की याद दिलाती है, लेकिन आज भी ये ज़्यादातर टूरिस्ट की नज़रों से दूर है। आज की इस वीडियो में हम HRTC की बस से कुल्लू से बागासराहन तक 12 घंटे का लंबा सफ़र तय करेंगे। रास्ते में बंजार घाटी के खूबसूरत गांव, जलोड़ी पास की तीखी चढ़ाई, बदलते मौसम और हिमालय के शानदार नज़ारे देखते हुए हम इस दूर दराज के गांव तक पहुंचेंगे। साथ ही बागासराहन पहुंचने का रास्ता, यहां रुकने के ऑप्शंस और आसपास घूमने लायक जगहों की पूरी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफ़र। आज 18 जून है और मैं कुल्लू में हूँ। कुल्लू से बागासराहन की बस यहाँ से सुबह 5:30 बजे चलती है और मैं आधा घंटा पहले यहाँ पहुँच गया हूँ। और बागासराहन जाने वाली बस यहाँ काउंटर पर खड़ी है। ये अशोक लेलैंड की 35 सीटर BS6 बस है। इस तरफ की अंदरूनी सड़कें सिंगल लेन और संकरी हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादातर 35 सीटर बसें ही चलती हैं। बस में यहाँ कुल्लू से ही काफ़ी सवारियाँ बैठ गई हैं और अब बस के चलने का टाइम भी हो गया है। बस के ड्राइवर सीट पर बैठ गए हैं और बस अपने सफ़र पर रवाना होने लगी है। आगे ये चंडीगढ़ केलोंग बस भी यहाँ से केलोंग के लिए निकल रही है और इसके पीछे पीछे हमारी बस भी आ रही है। हमारी बस का रूट कुल्लू से शुरू होकर औट, बंजार, जीभी, जलोड़ी पास, आनी, सैंज, रामपुर, निरमंड और बागी पुल से होते हुए बागासराहन तक है। ये दूरी 206 किलोमीटर है और बस इसमें 12 घंटे का टाइम लेती है, क्योंकि हम यहाँ ज़िला मुख्यालय से दूसरे कोने में सतलुज नदी घाटी तक जाने वाले हैं। इस सफ़र का किराया 527 रुपये है। आज हमारे साथ ड्राइवर हैं श्री जयपाल जी और कंडक्टर हैं राकेश कुमार जी। बागासराहन तक यही दोनों स्टाफ मेंबर्स बस लेकर जाएंगे। आगे यहाँ ढालपुर में भी बहुत से लोग बस के इंतज़ार में खड़े हैं। बस में सीट्स तो बस स्टैंड से ही फुल हो गई थी और अब बस यहीं से स्टैंडिंग हो गई है। ये बस कुल्लू ज़िला के बड़े कस्बों जैसे बंजार और आनी को जोड़ते हुए जाती है और सुबह सुबह इसमें अक्सर ऐसी ही भीड़ रहती है। भूंतर तक बस में और भी कई सवारियां चढ़ती गईं। इस तरफ ये कुल्लू मनाली एयरपोर्ट है जो यहाँ भूंतर में स्थित है। इसके बाद यहाँ बजौरा में कुल्लू ज़िला की सीमा ख़त्म हो जाती है और मंडी शुरू हो जाता है। आज का हमारा मैक्सिमम सफ़र कुल्लू ज़िले में ही है, लेकिन बीच में हम मंडी और शिमला ज़िलों से होकर भी गुजरेंगे।
आगे अब औट तक हमारा सफ़र 4 लेन पर रहेगा। अभी हम ब्यास नदी के साथ साथ बने इस 4 लेन पर तेज़ी से निकल रहे हैं। औट के बाद फिर सड़कें तंग और ख़राब सी मिलने वाली हैं। सवा 6 बजे हमारी बस पहुंच गई औट। कुल्लू से यहां तक हमें 45 मिनट लगे और यहां पर बस का 10 मिनट का ब्रेक भी है। आगे ये पंजाब रोडवेज़ की बस भी यहां पर रुकी हुई है, जो कि मनाली से जालंधर रूट पर जा रही है। यहाँ एक दुकान पर अब एक कप चाय पी लेते हैं। ये एक क्विक ब्रेक है, जबकि ब्रेकफास्ट के लिए बस आगे जाकर रुकेगी। यहाँ बहुत से टूरिस्ट भी हैं जो दिल्ली से आने वाली बसों में आए हैं और यहाँ से अब दूसरे ऑप्शन से जीभी की तरफ जाएंगे। साढ़े 6 बजे फिर बस यहाँ से आगे चल पड़ी। आगे ये और टनल आ गई है और इसे पार करके हम तीर्थन घाटी की तरफ मुड़ जाएंगे। कुल्लू से यहाँ तक हम NH03 पर आए हैं और अब आगे NH305 पर मुड़ रहे हैं। आगे ये लारजी हाइड्रो प्रोजेक्ट आता है, जो यहाँ ब्यास, तीर्थन और सैंज नदियों के संगम पर बना है। इसके पीछे ये बड़ी झील बनी हुई है। ब्यास नदी सामने उस घाटी से आती है और हम उसी तरफ से और टनल में से होते हुए यहाँ आए हैं और ये तीर्थन नदी है जिसमें पानी भरा हुआ है। और इस तरफ ये सैंज नदी बहते हुए आ रही है। सैंज की तरफ जाने के लिए यहाँ से लेफ़्ट साइड रोड डाइवर्ट होता है। हमें NH305 पर ही आगे जाना है। ये लारजी गांव है जो ज़िला कुल्लू में आता है। ये गांव तीर्थन और सैंज घाटियों के मुहाने पर बसा है। आगे अब सड़क ऐसी खराब सी ही है तो ये नेशनल हाईवे और 2012 से नेशनल हाईवे की श्रेणी में है, लेकिन ये अभी तक ऐसा सिंगल लेन है और कई जगह इसकी हालत बहुत दयनीय है। पिछली बरसात ने तो इस रोड की हालत और ज़्यादा ख़राब कर दी है। भले ही सड़कें थोड़ी ख़राब हैं, लेकिन तीर्थन घाटी है बहुत सुंदर। हम कुछ महीने पहले भी यहाँ आए थे, लेकिन अब ये घाटी और ज़्यादा निखर गई है और हर तरफ हरियाली छा गई है। आगे जब ऐसा बड़ा वाहन आ जाए तब पास लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ तेज़ी दिखाने से कुछ नहीं होता। सही जगह मिलने पर खुद ही आगे वाला पास दे देता है। सात बजे फिर हम पहुँच गए बाली चौकी। बाली चौकी ज़िला मंडी की तहसील और विकास खंड है। यहाँ हम कभी कुल्लू तो कभी मंडी ज़िला में चल रहे हैं। आगे ये HRTC कुल्लू डिपो की बंजार से शिमला जाने वाली बस आ गई। इस घाटी से राजधानी शिमला के लिए यही एकमात्र बस है।
आगे से ये एक बड़ा ट्रक आ गया और यहाँ जगह काफ़ी तंग है। इसे पास देने के लिए हमारी बस को पीछे हटना पड़ेगा। यहाँ एक साथ 2 डंपर आ गए हैं। हमारी बस यहाँ साइड में रुक गई थी और एक डंपर निकल भी गया, लेकिन इतने में पीछे से ये उतावले गाड़ी वाले आ गए और अब इन्हें आगे जाने की जगह नहीं मिल रही और देखते ही देखते यहाँ लंबा जाम लग गया। कोई हल होता ना देखकर फिर उस्ताद जी भी नीचे उतर गए। अगर ये गाड़ी वाले पीछे ही खड़े रहते तो आराम से सब निकल जाते, लेकिन इनकी वजह से यहाँ 15-20 मिनट वेस्ट हो गए। यहाँ जल्दबाजी के चक्कर में उल्टा ज़्यादा टाइम लग जाता है। बड़े डंपर तो जैसे तैसे निकल गए, लेकिन अब गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है और बस को क्रॉस करने के लिए यहाँ जगह एकदम कम है। फिर गाड़ियों को थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करवा कर फिर बस के लिए जगह बनाई गई। आगे ये एक और HRTC बस आ रही है और वो पहले ही खुली जगह पर रुक गई। अगर ऐसी समझदारी सब दिखाएं तो जाम काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। यहाँ रास्ते में भी कई सवारियाँ बस में चढ़ रही हैं और बस तो कुल्लू से ही एकदम पैक थी। पीछे जाम की वजह से काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया और अब बस लेट हो गई है। ये तीर्थन नदी है और इसे पार करके अब हम एक अलग घाटी में जलोड़ी पास की तरफ चढ़ेंगे। अभी हम पहुंच रहे हैं बंजार। बंजार ज़िला कुल्लू की तहसील है और इस तीर्थन घाटी का सबसे बड़ा शहर है। इसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। हमारी बस यहाँ बस स्टैंड में जाकर रुकी। बंजार से बस का टाइम वैसे 7:30 बजे का है, लेकिन आज तो यहाँ 8 बजने को हो गए हैं। अभी बस यहाँ जल्दी जल्दी सवारियाँ उतार और चढ़ाकर आगे निकल जाएगी। यहाँ बहुत से लोग बस से उतरे और अब चढ़ने वाले भी उतने ही लोग हैं, तो बस तो ऐसे फुल ही जाने वाली है। फिर 8 बजे बस यहाँ से आगे रवाना हो गई। घाटी का बड़ा शहर होने की वजह से बंजार में सभी मूलभूत सुविधाएं मिल जाती हैं। बंजार की बड़ी मार्केट के बीच से ही NH गुजरता है, इसीलिए यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ भी कई यात्री बस के इंतज़ार में खड़े हैं। अगली में आना, अगली में सीट है नहीं। आगे अब जलोड़ी पास तक लगातार चढ़ाई है और हमारी बस एकदम फुल भरी हुई है। यहाँ गाड़ियों को पास देने के लिए आगे पीछे होना बड़ी चुनौती हो जाती है। तीखी चढ़ाई, संकरी सड़क और ओवरलोड बस के बीच यहाँ ड्राइविंग स्किल्स की अच्छी परीक्षा हो जाती है। यहाँ चढ़ाई और मोड़ों पर बस लगातार हॉर्न बजाते हुए चल रही है।
ताकि आगे से अगर कोई गाड़ी आ रही हो तो वो पहले ही साइड में हो जाए, क्योंकि यहाँ बस की ब्रेक लग गई तो दोबारा पिकअप पकड़ना आसान नहीं होता। यहाँ से लेफ्ट साइड रोड चहनी कोठी की तरफ जाता है। चहनी कोठी 350 साल पुरानी ऐतिहासिक मीनार है जो अपनी काटकुनी वास्तुकला के लिए पर्यटकों में काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे यहाँ सड़क को पक्का करने का काम शुरू हो गया है। कुछ महीने पहले जब हम यहाँ आए थे तब ये सड़क पूरी तरह कच्ची थी, लेकिन अब इस पे तारकोल बिछाना शुरू हो गया है और अब हम जीभी पहुँचने वाले हैं। साढ़े 8 बजे फिर हमारी बस पहुंच गई जीभी। जीभी इस घाटी का प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जीभी में कई सवारियां बस में चढ़ी और उतरी। इन स्टेशन से सब सवारियों को लेकर ही जाना पड़ता है। जीभी यहाँ देवदार के हरे भरे पेड़ों के बीच बसा एक छोटा गांव है। यहाँ आसपास कई छोटे बड़े झरने और फॉरेस्ट ट्रेल्स हैं, जिन पर हाइकिंग का अपना अलग ही मज़ा है। जीभी में कई ट्री हाउस भी हैं जहाँ रुकना एक यूनिक एक्सपीरियंस है। आगे ये सजवाड़ से बंजार जाने वाली लोकल बस आ गई। जीभी से थोड़ा ही आगे आ जाता है ये घ्यागी गांव। यहाँ पर हमारी बस ब्रेकफास्ट के लिए रुकेगी। टाइम 8:40 हो रहे हैं और नाश्ते का टाइम भी हो गया है। ये प्रताप ढाबा इस घाटी का मशहूर ढाबा है। यहाँ कैफ़े या रेस्टोरेंट्स तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह के ढाबे कम ही हैं। यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं और बहुत से लोग यहाँ खाने के लिए बैठे हुए हैं। अब बस के स्टाफ के साथ बैठकर ही नाश्ता करते हैं। खाने में हमने चने, दही, चटनी और चपाती ली। खाना एकदम स्वादिष्ट है और इसके बाद एक कप चाय भी पी। हमारी बस यहाँ 25 मिनट के लिए रुकी। इतने में सबने यहाँ चाय नाश्ता कर लिया है और अब सब यात्री फिर से बस में चढ़ रहे हैं। बस में पूरा हाल देख सकते हैं आप, कैसा जमघट है। आगे ये आनी से कुल्लू जाने वाली HRTC बस आ गई। यहाँ जगह तंग है तो ये बस यहाँ लेफ़्ट साइड लग गई ताकि हमारी बस आगे की ओर निकल सके। ये सड़क आगे सजवाड़ गांव की तरफ जाती है। घ्यागी से आगे शोझा तक फिर एकदम तीखी चढ़ाई है। यहाँ सड़क एक बस के लिए पूरी है और आगे से आने वाली गाड़ियों को पास भी देना पड़ता है। ऐसे में यहाँ एक वेल एक्सपीरियंस ड्राइवर ही बड़े वाहन चला सकते हैं। हमारे उस्ताद जयपाल जी लंबे समय से इस रूट पर सेवाएं दे रहे हैं और उन्होंने बताया कि आनी तक बस इसी तरह भरी रहती है। यहाँ चढ़ाई जितनी खतरनाक है, वहीं नीचे उतरते वक्त भी ब्रेक फेल होने का डर बना रहता है।
यहाँ ऐसे बहुत से एक्सीडेंट्स भी दर्ज हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से यहाँ आ रहे हैं तो इस हिस्से में काफ़ी सावधानी से ड्राइव करें। यकीन मानिए यहाँ हमारी बस की पूरी ताकत लग गई है। घ्यागी से तकरीबन 5 किलोमीटर तीखी चढ़ाई चढ़ने के बाद अब हम पहुंच रहे हैं शोझा। शोझा भी इस घाटी का एक प्रमुख डेस्टिनेशन है। ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से यहां से पूरी घाटी के खुले नज़ारे दिखाई देते हैं। शोझा में भी आपको रहने के लिए बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे। जलोड़ी पास, सिरोलसर लेक या रघुपुर फोर्ट ट्रैक्स पर जाने के लिए शोझा सबसे नज़दीकी गांव है। आगे ये एक गाड़ी सड़क पर मुड़ रही है और बड़े वाहनों को दिक्कत तब होती है जब ऐसी तीखी चढ़ाई पर ब्रेक लगानी पड़ जाए। शोझा से आगे जलोड़ी पास और 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ घने देवदार के पेड़ों के बीच से होते हुए ये सुंदर सड़क बनी हुई है। कुल्लू में जहाँ गर्मी थी वहीं अब जलोड़ी पास पहुँचते पहुँचते अब ठंड लगने लगी है। यहाँ भी तीखी चढ़ाई है और हमारी बस अपनी पूरी जान लगाकर आगे बढ़ रही है। और आखिरकार हमारी बस अब पहुंच गई है जलोड़ी पास। जलोड़ी पास 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इतनी ऊंचाई से यहाँ दूर दूर तक फैले पहाड़ दिखाई देते हैं। यहाँ पर बस से बहुत से लोग उतरे जो जीभी और शोझा से यहाँ घूमने आए हैं। जलोड़ी पास से ही रघुपुर फोर्ट और सिरोलसर लेक के लिए ट्रैक्स निकलते हैं। जलोड़ी पास कुल्लू ज़िला के 2 हिस्सों को आपस में जोड़ता है। हम बंजार वाली साइड से चढ़ाई चढ़कर यहाँ पहुँचे हैं और अब आगे आनी की तरफ उतराई उतरनी है। सर्दियों में जब ये पास बर्फ़ की वजह से बंद हो जाता है तब आनी साइड के लोगों को शिमला या फिर करसोग होते हुए ज़िला मुख्यालय कुल्लू पहुँचना पड़ता है। आगे अब आनी की तरफ भी तीखी उतराई है। मतलब जैसी तीखी चढ़ाई चढ़ी अब दूसरी तरफ वैसी ही उतराई भी उतरनी है। जलोड़ी पास के नीचे एक टनल बनाने की भी योजना है ताकि आनी क्षेत्र के लोग साल भर बंजार और कुल्लू से जुड़े रहें। ये आनी से कुल्लू जाने वाली एक और बस आ गई।
इस तरफ आनी तहसील का पहला बड़ा गांव आता है खनाग। अब आगे आनी तक कई छोटे बड़े गांव आते रहेंगे। यहाँ अब सेब के बगीचे भी दिखने लगे हैं। बस जैसे बड़े वाहन जब ऐसी सड़कों पर चलते हैं तो उनके पीछे छोटे वाहनों की लाइन लग जाती है। तो उस्ताद जी सही जगह मिलने पर सबको पास भी देते जा रहे हैं। शिमला से आनी होते हुए भी बहुत से टूरिस्ट जलोड़ी पास की तरफ आते हैं और फिर आगे मनाली की ओर निकल जाते हैं। और आगे से ये हमारे अपोजिट रूट की बस यानी बागा सरहंद से कुल्लू जाने वाली बस भी आ गई। ये बस यहाँ एक तंग पॉइंट पर मिली है और इसे पास देने के लिए हमारी बस को ही पीछे जाना होगा, क्योंकि एक तो वो बस चढ़ाई चढ़ रही है और उसके पीछे कई गाड़ियाँ भी हैं। ये बस सुबह 4:15 बजे बागा सरहंद से चलती है और शाम 5 बजे तक कुल्लू पहुँचेगी। यहाँ पर सेब लोगों की आय का मुख्य साधन है। साथ ही यहाँ के लोग बाकी फल और सब्जियाँ भी उगाते हैं। यहाँ थोड़ा सा चलने के बाद आगे से कोई ना कोई गाड़ी आ जाती है और आगे पीछे होकर पास देना पड़ता है। इसी चक्कर में यहाँ डबल टाइम लग जाता है। अब देवदार के जंगलों से निकलकर हम नीचे आ गए हैं और यहाँ चीड़ के पेड़ शुरू हो गए हैं। जलोड़ी पास से नीचे तक उतरने में हमें 1.5 घंटे का समय लग गया और कुछ ही देर में अब हम आनी पहुंच जाएंगे। ग्यारह बजकर 25 मिनट हो गए हैं और हम पहुंच गए हैं आनी। आनी इस घाटी का मुख्य शहर, तहसील और लेजिस्लेटिव असेंबली है। कुल्लू ज़िला का सतलुज नदी घाटी में स्थित सारा हिस्सा इसी असेंबली और तहसील में आता है। यहाँ हमारी बस आनी बस स्टैंड में जाकर रुकी। आनी से बस के चलने का टाइम 11:30 बजे का है और बस पूरे टाइम पर ही यहाँ पहुँची है। अब यहाँ 2-4 मिनट रुककर हम आगे रामपुर की तरफ निकल जाएंगे। आनी में HRTC का सब डिपो भी है। आनी है तो ज़िला कुल्लू में, लेकिन यहाँ पर सब डिपो HRTC रामपुर का है। यहाँ आनी में कई लोकल रूट्स पर भी बसें चलती हैं। वो परे वाली जाएगी चौई ग्यारह 11:35 पर फिर हमारी बस आगे रामपुर की तरफ रवाना हो गई। अब अगला बड़ा शहर रामपुर ही है। आगे ये रामपुर से कुल्लू जाने वाली एक और बस आ गई और तंग सड़क पर पास देने के लिए काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा।
यहाँ नागन से राइट साइड छतरी और जंजैहली के लिए रोड निकलता है। वो नीचे अब सतलुज नदी भी दिखाई देने लगी है। ब्यास नदी किनारे से सफ़र शुरू करके अब हम इस तरफ सतलुज नदी किनारे पहुंच गए हैं। ये NH 305 97 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे है जो औट से सैंज तक है। यहाँ बहना से राइट साइड करसोग के लिए रोड डाइवर्ट होता है और हम आगे लुहरी की तरफ निकल रहे हैं। बहना से लुहरी के बीच इस NH का 4-5 किलोमीटर का हिस्सा डबल लेन है, जबकि बाकी 90 किलोमीटर से ज़्यादा की सड़क सिंगल ही है। और कुछ ही देर में हम पहुंच गए लुहरी। लुहरी एक छोटा सा कस्बा है और ये ज़िला कुल्लू और शिमला की सीमा पर स्थित है। अभी यहाँ सतलुज नदी पार करके हम ज़िला शिमला में चले जाएंगे। अब रामपुर तक हम सतलुज नदी के इस तरफ यानी ज़िला शिमला में रहेंगे और रामपुर के बाद दोबारा नदी पार करके उस तरफ निरमंड की ओर जाएंगे। लुहरी से सैंज तक फिर से आगे सिंगल लेन रोड है। पौने 1 बजे फिर हमारी बस पहुंच गई सैंज। ओट से शुरू हुआ ये NH 305 यहाँ पर ख़त्म हो गया है और आगे रामपुर तक हम NH 5 पर जाएंगे। शिमला की तरफ जाने वाली सवारियाँ यहाँ बस से उतर गई हैं। यहाँ सतलुज नदी पर लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण चल रहा है। सामने उस घाटी में निरमंड गांव दिखाई दे रहा है। यहाँ वजीर बावड़ी से ये पुल पार करके रोड निरमंड की ओर जाता है। हमारी बस अभी रामपुर बस स्टैंड जाएगी और फिर वापस आकर यहाँ से आगे निकलेंगे। रामपुर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ पुराने बस स्टैंड पर कई सवारियाँ बस से उतरीं और इसके बाद हमारी बस आगे नए बस स्टैंड की ओर निकल गई। और ये आ गया रामपुर का नया बस स्टैंड। सबसे पहले हमारी बस यहाँ डीजल डलवाएगी और फिर उसके बाद 2:30 बजे यहाँ से आगे रवाना होगी। अभी 1:50 हो रहे हैं। यहाँ आज HRTC ड्राइवर यूनियन के प्रधान मान सिंह जी भी पहुँचे हुए हैं, तो HRTC कर्मचारी उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हुए हैं। यहाँ डीजल डलवाने के बाद फिर हमारी बस आगे काउंटर पर लगने जा रही है। कुल्लू से चलने के बाद यहाँ रामपुर में ही बस का सबसे लंबा ब्रेक है। ये भी आपको मालूम है। इधर ये रामपुर से दिल्ली जाने वाली बस भी यहाँ से निकल रही है। और भी हमें आज तक नहीं मिला।
इतने में हमने यहाँ एक एक चाय और समोसा भी खा लिया। सुबह घ्यागी में नाश्ता कर लिया था और उसके बाद अब लंच जो भी है वो यहाँ रामपुर में ही है। इसके बाद बस अब सीधा बागा सरहद जाकर ही रुकेगी। फिर 2:30 बजे हमारी बस आगे बागा सरहद के लिए रवाना हो गई। यहाँ पुराना बस स्टैंड से भी हमारी बस में कई सवारियाँ बैठी। और यहाँ वजीर बावड़ी से हमारी बस मुड़ गई निर्मंड रोड पर। सतलुज नदी पार करके अब हम दोबारा ज़िला कुल्लू में आ गए हैं। सामने वो नोगली गांव दिखाई दे रहा है। अब आगे हमें बागा सरहद तक चढ़ाई चढ़ते हुए जाना है। रामपुर से बागा सरहद पहुंचने में करीब 3 घंटे का समय लग जाएगा। श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान इस तरफ काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है, लेकिन इस साल प्रशासन ने श्रीखंड यात्रा पर पूर्णतया रोक लगा दी है। पिछले कुछ सालों में मानसून में यहाँ भारी नुकसान होता है, जिसकी वजह से श्रीखंड यात्रा अब काफ़ी रिस्की हो गई है। तीन 3:15 पर हमारी बस पहुंच गई निर्मंड। निर्मंड इस तरफ एक बड़ा कस्बा और ज़िला कुल्लू की तहसील भी है। निर्मंड 1450 मीटर के एलिवेशन पर स्थित है। इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है और ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहाँ पर बिताया था। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान परशुराम ने इस गांव की स्थापना की थी। आज ये इस घाटी का एक प्रमुख प्रशासनिक कस्बा है और यहाँ सभी मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं। निर्मंड में कई सेब के बगीचे भी लगे हुए हैं। अब हम इस घाटी में और अंदर तक जाएंगे और इस तरफ कई गांव बसे हुए हैं और सेबों के बगीचे देखने को मिलते रहेंगे। ये सारा क्षेत्र है तो ज़िला कुल्लू में, लेकिन कुल्लू यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ लोगों को कुल्लू की बजाय शिमला जाना ज़्यादा आसान है, लेकिन यहाँ ज़िलों की सीमाएं पुरानी रियासतों के अनुसार ही तय हुई हैं। इसके बाद ये टिकरी गांव आता है और आगे से एक HRTC बस आ रही है। ये बस भी आनी से ही आ रही है और इसका रूट वाया दलाश बागी पुल होते हुए रामपुर तक है।
टिकरी से आगे अब बड़ा गांव बागीपुल आएगा और उसके बाद बागासराहन। कुल्लू से चले हुए हमें करीब 11 घंटे हो गए हैं और अब 1 घंटे का सफ़र और बाकी है। और ये आ गया बागीपुल। यहाँ बागीपुल में आज मेला चल रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक ज़्यादा है। ये मेला हर साल मिड जून में लगता है और इसमें आसपास के गांव से देवता यहाँ बागीपुल पहुँचते हैं। चार 4:20 पर हम बागीपुल पहुँचे हैं और यहाँ मेले के कारण काफ़ी भीड़ है और बागासराहन जाने वाली कई सवारियाँ भी यहाँ बस में बैठी। मेले में यहाँ आसपास के गांव से लोग आते हैं और यहाँ पर कई दुकानें भी सजाई गई हैं। देव मिलन के साथ साथ यहाँ सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। यहाँ बागीपुल से अब हमें जाऊं वाले रोड पर जाना है और इस पर 1 किलोमीटर चलकर बागासराहन के लिए अलग रोड डाइवर्ट होता है। श्रीखंड महादेव जाने के लिए जाऊं से ही ट्रैक स्टार्ट होता है। और अब हमारी बस बागासराहन वाले रोड पर मुड़ गई है, जो कि यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है। ये 11 किलोमीटर का रास्ता अब काफ़ी संकरा और चढ़ाई वाला है। इस घाटी में अब कई पुराने मिट्टी और लकड़ी के घर दिखाई देने लगे हैं। यहाँ सड़क भी थोड़ी खराब सी ही है। अब हम दोबारा काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं और यहाँ से सुंदर हरी भरी वादियाँ दिखने लगी हैं। कुल्लू के बाद जलोड़ी पास में ऐसा मौसम था, लेकिन रामपुर में गर्मी थी। अब दोबारा हम इन ठंडी फिजाओं में आ गए हैं।
12 घंटे के इस लंबे सफ़र के बाद आखिरकार हम पहुंच ही गए बागासराहन। टाइम शाम के 5:30 हो गए हैं। बागासराहन की सभी सवारियां यहां पर उतर गईं और अब बस यहां साइड में पार्क हो जाएगी। अब ये बस कल सुबह 4:15 बजे यहां से वापस कुल्लू के लिए चलेगी। बस के स्टाफ अपनी लंबी ड्यूटी पूरी करके अब फ्री हुए हैं। अब यहाँ एक दुकान पर इनके साथ बैठकर एक एक कप चाय पीते हैं और उसके बाद मैं अपने होटल में चला जाऊंगा। तो ये है बागासराहन, जो यहाँ ऊंचाई पर हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक खुला मैदान है। बागा का मतलब है बगीचा यानी बाग। इस खुले से मैदान को बागा कहा जाता है और सराहन यहाँ बसा एक खूबसूरत गांव है। इन्हीं दोनों को एक साथ बागासराहन कहा जाता है। सराहन नाम से हिमाचल में बहुत से छोटे बड़े गांव हैं और बागा और सराहन को एक साथ जोड़कर ये बाकियों से अलग बन जाता है। पर्यटन की दृष्टि से ये गांव बहुत खूबसूरत है, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि खराब सड़कों की वजह से कम ही लोग यहाँ पहुँच पाते हैं। यहाँ रहने के लिए कई होमस्टेज और होटल्स बने हुए हैं। अभी लंबा सफ़र तय करके मैं भी थोड़ा थक गया हूँ और अंधेरा भी होने वाला है, तो अब अपने होटल चलकर रेस्ट कर लेते हैं और कल सुबह बागासराहन की सैर करेंगे। मैं यहाँ K2 हाइट्स कॉटेज में रुका हूँ। बागासराहन में रुकने का ये सबसे बढ़िया और लग्जरी ऑप्शन है। ये कॉटेज बागासराहन मेडो के बिल्कुल सामने एक ऊंचाई पर बना है, जहाँ से बाग और सामने के घने जंगलों का शानदार व्यू दिखता है। यहाँ राजू भाई केयरटेकर हैं और मैंने अपना स्टे ऑनलाइन बुक कर लिया था। यहाँ पर चेक इन करके अब मैं अपने रूम में चलता हूँ और ये है मेरा रूम। यहाँ इन शांत और सुंदर वादियों में ऐसा बढ़िया स्टे मिल जाए तो क्या ही बात है। ऐसा सुंदर नज़ारा आपको यहाँ किसी दूसरे होटल से नहीं मिलेगा। सुबह की पहली धूप और शाम की शांति के बीच इन नज़ारों का एक अलग ही एहसास है। यहाँ डबल बेडरूम और स्वीट से लेकर फैमिली रूम्स तक कई तरह के कॉटेज हैं और प्राइस 2000 से शुरू होते हैं। करंट प्राइस और अवेलेबिलिटी के लिए आप स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कुछ ही देर में फिर अंधेरा भी हो गया और यहाँ चारों तरफ शांति छा गई। सब लोग अपने अपने घरों में चले गए हैं और रात के समय ये कॉटेज पूरे इलाके में अलग ही चमक रहे हैं। इसके बाद फिर 9 बजे तक मैंने डिनर किया और इसके बाद अब रेस्ट करते हैं। कुल्लू से यहाँ तक के लंबे सफ़र के बाद अब थकान भी हो गई है। अगली सुबह मैं 9:30 बजे तक उठा। बाहर धूप आ गई है और बच्चे अपने स्कूल जा रहे हैं।
यहाँ बागासराहन में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो यहाँ इस मैदान के पास ही बना हुआ है और अभी वहाँ मॉर्निंग असेंबली चल रही है। सबसे पहले मैं यहाँ वाटरफॉल जाऊँगा जो कि 2-3 किलोमीटर का ट्रैक है और उसके बाद सराहन गांव भी देखना है। तो मैंने यहाँ जल्दी में चाय बिस्किट खा लिए क्योंकि ज़्यादा धूप होने से पहले मैं निकलना चाहता हूँ। साढ़े 10 बजे तक मैं वाटरफॉल के ट्रैक के लिए निकल गया हूँ। ये जग्गू भाई साहब हैं और इनकी वहाँ वाटरफॉल के पास एक छोटी सी दुकान है, तो मैं इनके साथ ही वहाँ तक जा रहा हूँ। यही रास्ता आगे बछलेऊ पास के लिए भी जाता है और यहाँ से ई कार्ट के लिए ट्रैक भी बना हुआ है, लेकिन पिछली बरसात में ये रास्ता टूट गया था और ई कार्ट सर्विस भी अभी तक बंद है। आसपास यहाँ लोगों के बगीचे और खेत हैं। यहाँ सेब, आलू, मटर और गोभी जैसे फल सब्जियाँ उगाई जाती हैं। वैसे वाटरफॉल या बछलेऊ पास तक अच्छा ट्रैक बना हुआ है, लेकिन जनाब मुझे शॉर्टकट रास्ते से ही ले जा रहे हैं। और 11 बजे हम पहुंच गए वाटरफॉल पर। आधे घंटे का ये ट्रैक आसानी से पूरा हो गया और अब यहाँ से सुंदर वाटरफॉल देखकर बहुत सुकून मिल रहा है। झरने के अंदर यहाँ भगवान शिव की मूर्ति लगाई गई है। ये जगह हिमाचल प्रदेश वन विभाग की है और विभाग द्वारा ही यहाँ के ट्रैक्स, शेड और बाकी सब चीज़ें डेवलप की गई हैं। यहाँ साथ ही ट्रैक बना हुआ है जो ऊपर बछलेऊ पास के लिए जाता है। इसी ट्रैक से ई कार्ट्स ऊपर तक जाते थे, लेकिन अभी ये ट्रैक बीच में कई जगह से टूट गया है। यहाँ से बछलेऊ टॉप 6 किलोमीटर दूर है और इसमें करीब 2 घंटे लग जाते हैं। इस झरने की सबसे अनोखी बात है कि इसका पानी नीचे बागा मैदान तक नहीं पहुँचता। हालांकि पहाड़ की ढलान पूरी तरह मैदान की ओर है, लेकिन पानी बीच रास्ते में ही जमीन के अंदर समा जाता है। बाद में फिर यही पानी बागासराहन से नीचे ठंडा पानी नामक जगह पर जमीन से बाहर निकलता है। सिर्फ बरसात के दिनों में जब ज्यादा पानी आता है तब कुछ पानी मैदान तक पहुंच पाता है, बाकी समय ये झरना रास्ते में ही गायब हो जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि बछलेऊ टॉप के उस पार तीर्थन घाटी शुरू हो जाती है, यानी बछलेऊ टॉप पार करके आप तीर्थन घाटी के बठाहड़ गांव पहुंच सकते हैं, जहां से सड़क द्वारा फिर बंजार और कुल्लू तक आसानी से जाया जा सकता है। तीर्थन घाटी आने वाले ट्रैकर्स भी यही रास्ता अपनाकर यहाँ बागासराहन पहुँचते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों की काफ़ी समय से मांग है कि बछलेऊ टॉप होते हुए तीर्थन घाटी के लिए सड़क बनाई जाए, ताकि जिला मुख्यालय तक का सफ़र काफ़ी छोटा हो सके। और इस तरफ जग्गू भाई की दुकान है। ये यहाँ पर चाय और मैगी बनाते हैं और आसपास की साफ सफाई का भी ख्याल रखते हैं। आप क्या क्या बना देते हो यहाँ पे? चाय, मैगी चाय और मैगी और सिड्डू। सिड्डू भी बनाते हैं। इन्होंने मेरे लिए भी एक मैगी बना दी है। इसके बाद फिर मैं यहाँ से वापस चल पड़ा। वापसी में मैं मेन ट्रैक से होकर जा रहा हूँ।
फिर घूमते घूमते मैं वापस अपने कॉटेज में आ गया और अब थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते में पराठा, दही और साथ में चाय भी है। यहाँ इस K2 हाइट्स में सिंगल और डबल बेडेड रूम्स दोनों हैं। डबल बेड वाले इन रूम्स का सेटअप काफ़ी बढ़िया है। चाहे आप फैमिली के साथ बागा सरहन आओ या दोस्तों के साथ, ये K2 हाइट्स कॉटेज यहाँ रुकने के लिए अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद फिर मैं सराहन गांव की ओर आ गया। यहाँ इस घाटी में कई गांव बसे हैं, लेकिन ये सराहन सबसे आखिर में और सबसे बड़ा गांव है। यहाँ ये अंकल जी भी मिल गए जो मुझे गांव की तरफ ले जा रहे हैं। सबसे पहले गांव के मंदिर में चलते हैं। यहाँ हर गांव में मंदिर होता है और यही गांव का सबसे बड़ा आकर्षण भी रहता है। यहाँ के लोग देवताओं में गहरी आस्था रखते हैं। इसका सदाशिव जलांडी महादेव, जल प्लस हांडी, जल की आपका लोटा जो होता है हांडी। ये देवता जलांडी का मंदिर है जिन्हें भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है। मंदिर का पारंपरिक आर्किटेक्चर और लकड़ी पर की गई ये बारीक नक्काशी काफी सुंदर है। इस इलाके के मंदिर इसी पारंपरिक शैली में बनाए जाते हैं। नमस्ते जी, लहसुन की सफाई हो रही है जी। इस बीच यहाँ गांव के लोगों से बातचीत करने का मौका भी मिला। यहाँ के लोग आज भी कुदरत के बीच एक शांत और सादगी भरा जीवन व्यतीत करते हैं। दिन भर ज्यादातर लोग अपने बगीचों, खेतों और पशुओं की देखभाल में व्यस्त रहते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव में ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जबकि कॉलेज की पढ़ाई के लिए निरमंड या फिर रामपुर जाना पड़ता है। गांव में बाहरी लोगों के लिए कुछ सख्त नियम भी हैं जिन्हें हर हाल में फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की ये वीडियो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। कुल्लू से बागा सरहन का यह सफ़र और यहाँ की शांति आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हिमाचल की ऐसी ही शांत और खूबसूरत जगहों को हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी एक नए सफ़र और एक नई मंजिल के साथ। धन्यवाद।